हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम पत्र लेखन पे पूरी चर्चा करेंगे और हर एक पत्र को, उसके प्रारूप को, उसके विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम एक एक पत्र को पढ़ने समझने से पहले हम एक पत्र के पूरी विशेषता के बारे में समझ लेते हैं कि पत्र में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या उसके विषय वस्तु होती है, इनके बारे में क्या कौन कौन से अंग हैं पत्रों के, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम एक एक पत्र के प्रारूप को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्य परीक्षा में सिलेबस में पत्र आलेखन रखा गया है। दोस्तों, आलेखन एक कला है और इस कला को सीखने के लिए सतत अभ्यास की ज़रूरत होती है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब मुख्य परीक्षा में पत्र लेखन की बात आती है या निबंध लेखन, निबंध भी एक कला, निबंध लिखना भी एक कला है। इन दोनों सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अंतिम समय में हफ्ते 10 दिन पहले 10 पत्र तैयार कर लेंगे, लिख करके याद कर लेंगे तो पत्र हो जाएंगे। उसी तरह से हम निबंध के बारे में भी यही बात करते हैं कि परीक्षा से 10-15 दिन पहले हम निबंध गेस करके, इम्पॉर्टेंट निबंध समझ करके रट लेंगे, हो जाएगा। कभी कभी अच्छा हो भी जाता है क्योंकि कुछ गेस हमारे सही निकल जाते हैं, तो ऐसे में अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पत्र आलेखन ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कला है और इसको हमें सीखना चाहिए। कारण क्या है कि अगर हम परीक्षा में पास कर भी लेते हैं तो आप जिस पद के अभ्यर्थी हैं, अगर कल आप उस पद पे नियुक्त हो जाते हैं तो वहाँ भी आपको पत्र लेखन से पीछा छूटने वाला नहीं है। वहाँ पे ये काम आपको प्रतिदिन करना होगा। प्रतिदिन कुछ ना कुछ पत्र किसी न किसी विभाग से लेन देन, आदान प्रदान होता रहेगा पत्रों का। तो इसलिए क्यों ना हम इस पत्र आलेखन की कला को धीरे धीरे अभ्यास करके सीख लें ताकि हमें भविष्य में भी ये काम आए। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि पत्र आलेखन को समझें और सीखें, अभ्यास करें। हमारे पास अभी समय है। मुख्य परीक्षा चाहे वो PCS की हो या BEO की हो या RO ARO की परीक्षा हो, हमारे पास समय है। हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं और इसमें अथर्व सक्सेस पॉइंट की तरफ से हम भी आपके साथ प्रयासरत रहेंगे कि हम लोग इसको मिल करके सीख लें, समझ लें और ये कला हम अपने अंदर विकसित कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्र आलेखन की जब हम बात करेंगे तो पत्र आलेखन का महत्वपूर्ण कुछ गुण होते हैं जिसको हमें समझना चाहिए। पत्र आलेखन के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन से हैं? पत्र आलेखन की जो भाषा है, भाषा कैसी होनी चाहिए? मर्यादित, सारगर्भित तथा सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? भाषा मर्यादित होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। मतलब हम किसी भी प्रकार के द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे आपने किसी विभाग के लिए कुछ पत्र लिखा और उसमें ऐसी बात आपने लिखी जो कई अर्थ प्रकट कर रहा हो, तो इस शब्द के मायने वहाँ का अधिकारी अलग निकालेगा, तो फिर वहाँ पे वो जो समाज कल्याण या जनता का जो कार्य किया जाना है वो बाधित हो जाएगा और गलत दिशा में कार्य चला जाएगा। इसलिए शब्दों की जो है स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हैं स्पष्ट भाषा में लिख रहे हो, सारगर्भित हो और मर्यादित हो। ये हमारी भाषा की विशेषता होनी चाहिए, शैली होनी चाहिए। जो भाषा शैली है उसकी ये विशेषता होनी चाहिए। इसके साथ साथ पुनरावृत्ति का अभाव, यानी जो आलेखन का दूसरा गुण है वो क्या है? पुनरावृत्ति का अभाव। यानी एक छोटा सा पत्र हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पत्र लिखा, तो पत्र में हम क्या करेंगे कि एक ही शब्द या एक ही लाइन को अगर कई बार हम पुनरावृत्ति कर देते हैं उस शब्द की, तो बहुत बड़ा तो है नहीं, 1 पेज का पत्र होगा, तो उसको फिर अच्छा नहीं माना जाए। क्योंकि पुनरावृत्ति होने से शब्दों में जो प्रवाह होनी चाहिए, जो लय होना चाहिए आपके लेटर में, वो नहीं आएगा। जैसे हम अक्सर लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ से हम मान लीजिए पत्र की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम सरकारी पत्र की शुरुआत करते हैं, मुझे निर्देश प्राप्त हुआ, ठीक है, मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। अब अगर दूसरे
परिच्छेद में यानी दूसरे पैराग्राफ में फिर हम इसी लाइन को शुरू कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। पहली लाइन तो मान लीजिए हमारी शुरुआत यहाँ हुई कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ, उपयुक्त विषय मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, तो ये पहली लाइन हमारी हो गई यानी पहला पैराग्राफ हो गया। अगर हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं और फिर यही लाइन हम हूबहू उतार देते हैं कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि यथाशीघ्र प्रशासन को सूचित किया जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे अगर दूसरी लाइन में हमें फिर से अगर ये बताना होगा इस निर्देश से संबंधित या इस विषय से संबंधित, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मुझे सूचित करना है। ठीक है, अब यहाँ निर्देश की जगह मैं लिख सकता हूँ मुझे सूचित करना है। ऊपर तो हमने निर्देश की बात कर दी कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है आपसे ये कहने का, ये बताने का। अब हम नीचे लिख सकते हैं कि मुझे सूचित करना है। फिर अगर तीसरी लाइन में भी कुछ कहना होगा तो हम यहाँ पे कुछ और शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इसके साथ ही यह भी इंगित करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंगित करना है कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो प्रवाह है हमारे लेटर में, पत्र में, वो बना रहेगा। हमने एक ही बात को अगर मान लीजिए मुझे बार बार किसी चीज़ विषय को दोहरानी हो, उसकी जगह पर हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे जो है शब्दों की पुनरावृत्ति न हो पत्र में, और हमारा पत्र एक प्रवाहमय और एक अच्छी दिशा में एक अच्छा पत्र समझा जाए, पढ़ने वाले को अच्छा लगे। यही इसी पत्र को इसी तरह से पत्र में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है हमारी, न्यूनतम शब्दों में अधिकतम अभिव्यक्ति। एक होता है कि जैसे अब अधिकारियों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो 2 पेज का पत्र पढ़ करके आपके बारे में समझे। हमें टू द पॉइंट जो है किसी चीज़ को समझाना होगा। कोई भी चीज़ हम अगर लिख रहे हैं तो एकदम टू द पॉइंट लिखना होगा, कम शब्दों में अधिक बातें कहनी होगी। इसके लिए हम जो है हम कुछ सतत अभ्यास करेंगे तो ये हमारी बातें कम शब्दों में अधिक बातें हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ जिसे सारणी लेखन एक होता है, आपके पाठ्यक्रम में 15 नंबर का जो है सारणी लेखन कर रखा गया है किसी सरकारी पत्र के सारणी लेखन करने के लिए। तो सारणी लेखन हमें इसीलिए रखा गया है ताकि हम उस शब्दों को, पूरे एक लेटर के मुख्य विषय को कम से कम शब्दों में लिख दें, ताकि जब उस फाइल को कभी 2 साल 4 साल बाद या कभी भी उठाया जाए तो फाइल के ऊपर पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इस फाइल में क्या क्या कहा गया है। पूरी फाइल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सारणी लेखन कराया जाता है। तो हमें अपने शब्दों में, आलेखन में ये तीनों विशेषताएं ध्यान रखनी है। क्या क्या है, भाषा कैसी होनी चाहिए, मर्यादित, सारगर्भित तथा सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए, पुनरावृत्ति का अभाव होना चाहिए, और न्यूनतम शब्दों में अधिकतम अभिव्यक्ति की प्रस्तुति करनी चाहिए। ये हमारी जो है आलेखन के 3 गुण माने जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम अच्छा आलेखन करने के लिए हमें ये 3 विशेषताएं अपने अंदर विकसित करनी होगी। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कम समय में, थोड़े समय में भी आप अधिक अभ्यास करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास अभी बहुत समय है, इसलिए हम अभी अभ्यास करना अगर आज से शुरू करते हैं तो ये गुण हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी जो पत्र है, ये आलेखन की बात हो गई। अब आलेखन के साथ साथ हम जो भी हमारे जो सरकारी पत्र होंगे, ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं, हमारे जो पत्र के भाग है, जो हमें पत्राचार सीखनी है, उसमें पत्र के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, अगर हम उन भागों को समझ लें कि कौन सा भाग क्या कहलाता है और कहाँ पे उसकी प्रस्तुति की जाती है, तो हमें पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पत्र के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं, और एक सही जगह पे हम उनको यहाँ लिखते चलते हैं ताकि हमारा जो है इनके माध्यम से हमारा एक प्रारूप तैयार होता चले, ताकि हम समझ में आए कि कौन से भाग को कहाँ लिखना है। ठीक है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारे पत्र लेखन में सबसे पहला जो भाग है वो है पत्र संख्या। संख्या का मतलब हुआ कि कोई भी पत्र या किसी ऑफिस में 1-2 पत्र होते नहीं कि 6 महीने पे एक पत्र भेजना है, भेज दिए तो हमें याद है। अब वहाँ पे प्रतिदिन हर विभाग में हर अधिकारी के समक्ष कई पत्र आते जाते रहते हैं, इसलिए पत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
इसलिए प्रत्येक पत्र में पत्र संख्या डाली जाती है ताकि समय आने पे उस पत्र को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो पहला भाग क्या है हमारा पत्र का, पत्र संख्या। अब पत्र संख्या पत्र में कहाँ लिखी जाती है, वो हर पत्र के प्रारूप में अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे सरकारी पत्र की अगर बात करें या शासकीय पत्र की अगर हम बात करते हैं तो शासकीय पत्र के संदर्भ में हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है कौन सा भाग कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इसके साथ एक एक प्रारूप बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी पत्र संख्या है। अब पत्र संख्या को आपने ध्यान दिया होगा, पत्र संख्या जैसे ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए लिखा गया कि 15 क 2020 ऐसे पत्र संख्या लिखी जाती है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा पत्र संख्या ऐसे ही लिखी जाती है। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि 11/3/2020 ऐसे पत्र संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पत्र संख्या ऐसे क्यों लिखे, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ये जो शुरुआत है ये जो है ये क्या है, ये मूल पत्र संख्या है। यानी कि जो पत्र आप अभी लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उस पत्र की संख्या है। ये क्या है, ये यहाँ तक ये क्या है, ये जो हमारा उपपत्र संख्या है, उप संख्या है। और ये क्या है हमारा वर्ष है, यानी किस वर्ष जो है हम इस पत्र को भेज रहे हैं। यानी ये जो 11 लिखा है ये मूल पत्र है, मूल पत्र संख्या है, मूल संख्या कह सकते हैं इसको। ये क्या है, उप संख्या है और ये हमारा वर्ष है। जैसे संविधान हमने देखा होगा, संविधान के अनुच्छेद में क्या होता है, जैसे अनुच्छेद 19(1) फिर उसके बाद क, ये हमारा संविधान है। तो मूल संख्या क्या है 19 है। अब 1 उसका उप संख्या और उसकी उप संख्या क है, यानी 19(1) क। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो मूल संख्या है 11 और ये उप संख्या उसकी लिखी गई है और ये 2020 है। यानी एक पत्र आता है विभाग में या भेजा जाता है तो उसकी एक मूल संख्या डाली जाती है, मूल संख्या के बाद जो है उप संख्या होती है, उसके बाद जो है वर्ष होता है। तो इस तरह से हम कोई भी पत्र लिखेंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारी इस तरह की लिखावट होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले मूल संख्या डालेंगे, फिर जो है ये उप संख्या डालेंगे, फिर वर्ष डालेंगे। वर्ष बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा संख्या लिखने का तरीका होगा। तो अब समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संख्या लिखी कहाँ जाती है पत्र में। हम सरकारी पत्र की बात अगर कर रहे हैं तो हम सरकारी पत्र में संख्या कहाँ लिखते हैं। तो सरकारी पत्रों में जैसे इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है, कई पत्रों में कई किताबों में अगर आप पाएंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ संख्या यहाँ भी लिखी जाती है, यहाँ पे प्रेषक होता है। अब प्रेषक के ऊपर जो है यहाँ पे लोग संख्या लिख, कई किताबों में संख्या आपको लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन ये उचित नहीं माना जाता है। संख्या हमेशा दाहिने हिस्से में ऊपर लिखी जानी चाहिए। कहाँ लिखी जानी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी सो है पत्रांक, इसको पत्रांक कहेंगे या संख्या बस लिख करके आप छोड़ सकते हैं। यानी या तो पत्रांक लिखिए या तो संख्या लिखिए, किसी एक चीज़ को लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम संख्या लिखते हैं। तो हमारी जो पत्र संख्या होगी ये कहाँ लिखी जाएगी, दाहिने हिस्से में, दाहिने पार्श्व में एक तरफ लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम संख्या डाल देते हैं और हमारी जो संख्या होगी इसको हम छोड़ देते हैं। यानी कि हमारी जो संख्या होगी वो दाहिने हिस्से में ऊपर होगी। सबसे पहले पहला भाग क्या है, संख्या। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पत्र में दूसरा भाग क्या होता है, प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति पत्र को प्रेषित कर रहा है यानी कि भेज रहा है उसे हम प्रेषक बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेषक का नाम होगा। ठीक है, तो प्रेषक का नाम कहाँ होगा, संख्या के ठीक अपोजिट, उससे थोड़ा सा नीचे, संख्या के ठीक अपोजिट यानी बाएं हाथ में, लेकिन हम संख्या के सामने ऐसे सामने नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेषक।
यानी संख्या के ठीक सामने न लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेषक। ठीक है, प्रेषक हमारा कहाँ होगा, संख्या के सामने होगा लेकिन नीचे होगा, तो ये प्रेषक का स्थान हो गया। ठीक, अब प्रेषक के बाद ध्यान रखिएगा, प्रेषक के बाद क्या लगेगा, हमेशा जो है एक कामा का ध्यान इसमें बहुत रखा जाता है। कामा जो है कई शब्दों पे कई जगहों पे यूज किया जाएगा, और कामा कहाँ लगेगा, बिंदु कहाँ लगेगी, ये सब भी लेटर में हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा लेटर बिल्कुल सुस्पष्ट हो और देखने में भी अच्छा लगे और मानक जो प्रारूप बनाया गया है सरकार द्वारा वो भी पूरा करता हो। तो प्रेषक के बाद हम कामा लगाएंगे। ठीक, अब प्रेषक के बाद इसका हम पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पे जो इसका है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पद नाम, यानी प्रेषक क्या है। ठीक है, प्रेषक के बाद पद नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम पद नाम के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है पहले हम नाम लिखेंगे, यानी प्रेषक का पहले हम नाम लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, पद नाम। ठीक है, पद नाम के बाद क्या लिखेंगे हम, इसका पता। कौन सा पता, शासकीय पता। ठीक है, यानी प्रेषक हमारा यहाँ होगा। अब प्रेषक के बाद हम कामा लगाएंगे, उसके बाद प्रेषक का नाम लिखेंगे, नाम के बाद उस किस पद पे है उस पद का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका पता लिखेंगे। एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेषक के बाद लिखेंगे, ठीक इसके सामने क्या लिखेंगे, मान लीजिए सचिव। अगर मान लीजिए इसका नाम तो पत्र में स्पष्ट लिखा रहा था कि किसी भी पत्र में किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान, पता न लिखा जाए। उसको सांकेतिक रूप से हम क्या लिख सकते हैं, प्रेषक के रूप में लिख सकते हैं हम अ ब स लिख सकते हैं, अ ब स। ये हमारा हो गया। यहाँ भी हम कामा लगाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे, अब मान लीजिए हमारा अ ब स इनका नाम हो गया प्रेषक का। अब यहाँ पे क्या लिखा, इनका पद क्या है, पद है इनका मान लीजिए सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार के, यहाँ पे हम सचिव लिख सकते हैं। ठीक है, सचिव लिखने के बाद हम इनका जो है पता लिखेंगे, यानी किस विभाग के सचिव हैं इसके बारे में उल्लेख करेंगे। तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ये हमारा क्या हो गया, ये जो है इनका पता हो गया। ठीक है, प्रेषक का हम क्या लिखे, ये हमने नाम लिखा प्रेषक का, यहाँ पे हमने इनका पद लिखा, यहाँ भी कामा लगेगा, और यहाँ पे इनका हमने पता लिखा। आखिर किस विभाग के सचिव हैं, तो स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से के सचिवालय लखनऊ, यानी स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, क्या छूट रहा है, उत्तर प्रदेश की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन, और तब यहाँ हम लिखेंगे लखनऊ। ठीक, और यहाँ में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इनका पूरा पता हो गया। क्या हुआ, प्रेषक हमारे कौन है, अ ब स सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ये हमारा पूरा प्रेषक हुआ। और प्रेषक हमेशा बाएं हाथ में संख्या के सामने नीचे रहेगा। इसके बाद अगला क्या है हमारा, प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब क्या होता है कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है। प्रेषक भेजने वाला हो गया, और प्रेषिति का मतलब कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है। तो प्रेषिति को कहाँ हम लिखेंगे, प्रेषक के ठीक नीचे क्या लिखेंगे हम, इनको भेजने से पहले जब किसी को पत्र आप भेजते हैं तो वहाँ पे क्या लिख, क्योंकि अधिकारी को ही पत्र भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेवा में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कामा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि प्रेषक में हमने नाम लिखा था, अब यहाँ पर सेवा मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसको लिख रहे हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि
यहाँ पे हम लिख रहे हैं मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज, मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज। ठीक है, ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे प्रेषिती हो गए। यहाँ पे हमने कामा लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, सेवा में मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने प्रेषक के में तो नाम लिखा अवश्य, लेकिन जो प्रेषिती है यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है वहाँ पे हम कभी भी नाम नहीं लिखेंगे। वहाँ पे क्या लिखेंगे, बस हम उनका पता लिखेंगे, उसको उनके पद नाम को लिखेंगे और उनका स्थान लिखेंगे, पता। यानी कि यहाँ पे सेवा में की जगह नाम नहीं लिखा है, क्योंकि प्रयागराज के मुख्य चिकित्साधिकारी जो होंगे उन्हें पत्र प्राप्त होगा। अब जो यहाँ अधिकारी बैठा हुआ है, अब जरूरी नहीं कि ये अधिकारी जो है जिनके माध्यम से पत्र भेजा जा रहा है उनको इनका नाम पता हो। अब सचिव जो है हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम नहीं जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, केवल उनके पद को, यहाँ जो व्यक्ति इस पद पे बैठा हुआ उसे वो पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे प्रेषक हो गए, ये सेवा में यानी प्रेषिती हो गए, ये हमने सीख लिया। अब अगला हमारा क्या होगा, स्थान दिनांक। ठीक, अब स्थान दिनांक कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, प्रेषक प्रेषिती सेवा में के बाद यहाँ पे अनुभाग होगा। अनुभाग में समझ रहे हैं आप, जैसे सचिवालय में अगर आप जाते हैं तो सचिवालय में कई विभाग हैं और हर विभाग कई अनुभागों में बटा हुआ है। तो हम यहाँ पे जिसे मान लीजिए सेवा में मुख्य चिकित्सा, यहाँ पे हमने अवस्था सचिव स्वास्थ्य विभाग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कई अनुभाग होंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं, ये बाएं हाशिया इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे अनुभाग संख्या लिखा जा सके। तो यहाँ पे हम अनुभाग के रूप में लिख सकते हैं, अनुभाग, मान लीजिए अनुभाग 3। अब अनुभाग 3 से ये पत्र भेजा जा रहा है, तो अनुभाग 3 हमने लिख लिया। अब अनुभाग के ठीक सामने क्या हम लिखेंगे, हमारा जो है चौथा क्या है, स्थान और दिनांक। ठीक है, अब अनुभाग में हम स्थान दिनांक को यहाँ पे लिखेंगे। स्थान के रूप में क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ लिख सकते हैं लखनऊ, लखनऊ से पत्र चला है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लखनऊ। और यहाँ पे हम ये लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे दिनांक क्या है, आज मान लीजिए जो भी तारीख हो, मान लीजिए 17 तारीख है, 18 तारीख है, हम यहाँ पे लिख दिए 18। लिखना तो हमें ये चाहिए 18/10/2020, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत माना जाएगा। कभी भी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये लखनऊ हो गया। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दिनांक। अब यहाँ पे अगर आज 18 तारीख है तो 18 अक्टूबर, यानी माह को हम हमेशा शब्दों में शब्दों में लिखेंगे और पूरा लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2020। अर्थात यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे, यहाँ पे मंथ का जो है अंक नहीं डालेंगे कि जनवरी है तो 1 डाल दिया, फरवरी है तो 2 डाल दिया, अक्टूबर है तो 10 डाल दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा जो है शब्दों में हम उस माह के नाम को, महीने के नाम को लिख देंगे, ये उचित माना जाता है। यानी 18 अक्टूबर 2020। ठीक है, लखनऊ 18 अक्टूबर 2020, ये हमारा स्थान और दिनांक कहाँ लिखा जाएगा, अनुभाग के ठीक सामने दाएं हाथ में, ये हमारा। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या है, विषय। विषय का मतलब क्या हुआ, विषय से मतलब हमारा ये है कि आखिर ये पत्र किस विषय पे लिखा जा रहा है। अगर आप विषय नहीं डालेंगे तो पत्र जो है कंफ्यूज करेगा कि आखिर ये पत्र किस मामले पे आया है। विषय लिख देने से सामने जो अधिकारी इसको प्राप्त करेगा वो समझ जाएगा कि विषय में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे ठीक हम अनुभाग के नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, विषय। अब यहाँ देखिए, ये प्रेषक, सेवा में और विषय एक ही सीध में होनी चाहिए। और यहाँ कामा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे विषय के समक्ष कुछ अलग चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये प्रेषक, सेवा में और विषय हमारे एक ही सीध में
होनी चाहिए और ये अनुभाग इधर हाशिए में होना चाहिए। तो विषय में जैसे विषय इतना संक्षिप्त होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा विषय बड़ा ना हो, क्योंकि हम उस चीज़ को आगे बताने वाले हैं, तो विषय को संक्षिप्त में लिखना चाहिए हमें। तो मान लीजिए विषय क्या है, सचिव ने मुख्य चिकित्सक प्रयागराज को पत्र लिखा है। मान लीजिए विषय ये है कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल के संबंध में, ये हमारा मान लीजिए विषय हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कि विषय क्या है, कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल के संबंध में, यानी कि ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है। मान लीजिए शासन को कहीं से पता चला हो कि वहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की जा रही है, तो सचिव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को ये पत्र लिखा ताकि वहाँ के कोविड-19 से संक्रमित जो मरीज हैं उनकी उचित देखभाल की जा सके। यानी कि विषय को हम सीधे टू द पॉइंट लिखें, एकदम संक्षिप्त, कि उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि पूरे पत्र में क्या कहा जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, विषय हो गया। ये हमारा 5वां भाग हो गया। ठीक है, विषय, विषय कहाँ लिखा जाएगा, ठीक, प्रेषक के बाद सेवा में, सेवा के बाद अनुभाग, दिनांक, स्थान और उसके बाद विषय, ये हमारा विषय हो गया। इसके बाद अगला क्या है हमारा, संबोधन। संबोधन हम कहाँ लिखेंगे, तो ये तो आप समझ गए। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं संबोधन कहाँ लिखा जाएगा। अगला हमारा जो पत्र का भाग है वो है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जैसे हम किसी को आदरसूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे किसी को महोदय बोलते हैं, किसी को श्रीमान बोलते हैं, किसी को और भाई महाशय बोल सकते हैं। तो बहुत से शब्द हैं जो संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सरकारी या शासकीय पत्र में बहुत सारे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे सीधा सीधा अब एक ही शब्द प्रचलन में, वो है क्या है, वो है महोदय। ठीक है, यहाँ महोदय लिखा जाएगा, महोदय, इसके बाद कामा लगा देंगे। ये महोदय कहाँ लिखा जाएगा, जहाँ हमने विषय की शुरुआत, विषय हमने जहाँ लिखा था, विषय हमने लिख दिया। अब विषय के ठीक नीचे, विषय खत्म होने के बाद अब हम महोदय, यहाँ पे हमने विषय लिखा था, और विषय के बाद विषय हो गया। इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे महोदय, निचली लाइन हमारी क्या होगी, महोदय। यहाँ से हम कामा लगाएंगे। इसके बाद हमारे पत्र की शुरुआत होगी, यानी कि जो पत्र होगा उसकी शुरुआत होगी महोदय के बाद। तो महोदय, या फिर हम इसको कह सकते हैं महोदया। अगर मान लीजिए जो पत्र भेज रहा है प्रेषक, उसको पता हो कि महोदय की जगह पे कोई महिला अधिकारी पद पे बैठी है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, महोदया। अगर आप महोदय या महोदय दोनों लिखते हैं और ये कामा यहाँ न लगा के यहाँ लगाते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप महोदय नहीं भी लिखते हैं, केवल महोदया नहीं भी लिखते हैं, केवल महोदय लिख के भी काम चला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये महोदय हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या शुरू होगा, हमारा अगला भाग होगा ये कलेवर। कलेवर का मतलब क्या होता है, कलेवर जो है पत्र का मुख्य विषय होता है, मुख्य भाग होता है। यहाँ पे जैसे हम कलेवर का मतलब यहाँ पे मुख्य विषय या भाग कर सकते हैं, ये पत्र का मुख्य भाग होता है। यानी ये सब तो क्या हमने संबोधन किया, फिर प्रेषक प्रेषित के नाम लिखा। अब पत्र में हमें क्या बताना है ये हम लिखना चाहते हैं, वो हम कहाँ लिखेंगे, मुख्य कलेवर में। ये हमारा कलेवर होता है, यहाँ पे इसको हम कलेवर कहते हैं, ये हमारा मुख्य भाग होता है। ठीक है, अब ये मुख्य भाग में हम क्या करेंगे, पत्र के बारे में जितने हमारे 1-2 पैराग्राफ में पत्र आता है उसको हम पूरा लिख देंगे। अब कलेवर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, कलेवर की शुरुआत हम जो है यहाँ जहाँ हमारा कामा लगा हुआ है महोदय के बाद, यहीं से हम पत्र की शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं, सरकारी पत्र है तो इसकी शुरुआत कैसे होगी। अब यहाँ पे हमने विषय लिखा था, ठीक है, तो विषय तो हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ मान लीजिए हमने विषय लिख दिया कि कोविड-19
19 के मरीजों की देखभाल संबंधित, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे मुख्य कलेवर में, हमें शुरुआत करनी है पत्र की, तो कैसे लिखेंगे, उपर्युक्त विषयक या उपर्युक्त विषय में, ठीक है, विषय हमने ऊपर लिख दिया। उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, तो हमने यहाँ क्या लिखा, उपर्युक्त विषय में, यानी इस कोविड-19 मरीजों की देखभाल के विषय में, उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है, कि अब इसके बाद हम अपना पूरा पत्र लिख सकते हैं। अगर प्रारूप बनाने की बात करते हैं तो प्रारूप हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक मान लीजिए हमारा एक पहला पैराग्राफ खत्म होता है, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, या मुझे उपयुक्त विषय, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं उपर्युक्त, चूँकि हम सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसी लाइन को लेके चलते हैं। उपर्युक्त विषयक, विषय में कहने की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं उपर्युक्त विषयक, ठीक है, उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह निर्देश है कि, ठीक है, हम ऐसे शुरुआत कर सकते, उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह निर्देश है, या उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि, ये हमारी जो है सरकारी पत्र की लाइन की शुरुआत होती है। अगर ये पहला पत्र है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, ये मुख्य विषय हो गया। अब इसके बाद हम जो है, अगर मान लीजिए हमारा एक पैराग्राफ पूरा हो गया, अब हम एक पैराग्राफ के बाद जब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो वहाँ पे हम संख्या डालेंगे। ये संख्या कहाँ डालेंगे, महोदय के नीचे नहीं डालेंगे। ये संख्या जो हमारा ये पत्र का जो है एक सीधी लाइन चल रही है, हम पत्र इधर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या 2 डालेंगे, महोदय के ठीक जहाँ कामा खत्म हो रहा है, अर्थात जहाँ से हमने शुरुआत की वहाँ लिखेंगे 2 नंबर। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, अगर पैराग्राफ में एक और पैराग्राफ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 नंबर। इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़ा पत्र नहीं होना चाहिए, और एक पैराग्राफ में भी नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र जो है एक पैराग्राफ से अधिक ही होता है, अक्सर बड़ा हो ही जाता है। अर्थात यहाँ के पहले जो पैराग्राफ उसमें हम संख्या नहीं डालेंगे, उसके बाद वाले पैराग्राफ में 2, 3, 4 संख्या डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये कलेवर होता है, इसको हम कलेवर बोलते हैं या मुख्य विषय बोलते हैं। ये हमारा पत्र का मुख्य भाग है, ठीक है। अब मुख्य भाग हमारा हो गया कलेवर। इसके बाद क्या होगा, समापन। अब समापन कैसे करना होगा, तो समापन के लिए हम क्या करेंगे, समापन में कोई औपचारिक कोई अनौपचारिक बात नहीं, जैसे कुछ पत्रों में सामाजिक या व्यावसायिक पत्रों में लिखा जाता है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, या अन्य शब्दों को औपचारिक जो है सम्मानजनक शब्दों को ससम्मान, इस तरह के शब्दों पर लिखी। यहाँ पे क्योंकि ये शासकीय पत्र है, इसमें कोई इस तरह के शब्द नहीं लिखे, इसका समापन ऐसे होता है, सीधे हम क्या लिखते, एक शब्द लिखा है तो वो है भवदीय। भवदीय शब्द लिख करके हम समापन करते हैं। भवदीय, जैसे महोदय महोदया लिखा था हमने, यहाँ भी आप चाहें तो भवदीय या भवदीया। यहाँ पे हम अगर कोई महिला है, अगर आप जानते हैं कि महिला के लिए लिख रहे हैं तो भवदी या भवदिया दोनों शब्द के यूज करते हैं, तो आप सीधे सीधे भवदी लिख करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भवदी लिखेंगे। भवदी लिखने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो अधिकारी पत्र लिख रहा था, हमने क्या लिखा था, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होगा, ठीक है, ये हस्ताक्षर होगा अधिकारी का। यहाँ पे कोष्ठ में हम लिख देंगे नाम। नाम हमने क्या लिखा था, अ ब
ये हमारे अधिकारी है। किस पद पे थे ये? तो ये सचिव थे। अब यहाँ पे हम सचिव लिख देंगे, यहाँ पे सचिव लिख के हम यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे, यहाँ कामा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे सचिव उनका पद नाम लिखेंगे। ये हमारा भवदी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे पता नहीं लिख देना। जैसे हमने वहाँ लिखा था कि सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि एक बार पता हमने लिख दिया है सचिव कहाँ के हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बस हम ये लिखेंगे कि भवदीय हस्ताक्षर अबस सचिव। ये हमारा समापन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच रहा है? समापन के बाद होता है संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है कि जो कुछ पत्र या कुछ इस पत्र के साथ कुछ चीज़ें, कुछ फाइलें जो है संलग्न की जाती है, कुछ पत्र कागजात होते हैं जो संलग्न किए जाते हैं, वो भी हमें भेजने पड़ते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? संलग्नक। संलग्नक कहाँ लिखा जाएगा? तो भवदी के ठीक सामने बाएं हाथ में, यहाँ पे हम लिखेंगे संलग्नक, ठीक है। अगर संलग्नक में कुछ है, संलग्नक मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। अब संलग्नक में चाहे जो हो आप संलग्न लिख करके ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा संलग्नक हो गया। ये कहाँ होगा? भवदी के सामने बाएं हाथ में होगा, संलग्नक होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब होता है, ये अंतिम भाग है हमारे पत्र का। प्रतिलिपि का मतलब होता है कि जैसे जो पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस पत्र को बहुत से लोगों को भेजना पड़ता है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर आप पत्र भेज रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव को भेजेंगे इस पत्र को, या फिर यहाँ पे इनको तो भेज ही रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, फिर उसके बाद कहीं और भी भेजना हो, यानी इस प्रतिलिपि को संरक्षित भी रखना होगा गार्ड फाइल में। तो गार्ड फाइल में संरक्षित रहे, वहाँ भी एक प्रतिलिपि चाहिए। तो कई प्रतिलिपियाँ जो है भेजी जाती हैं। और प्रतिलिपियाँ क्यों भेजी जाती हैं? जैसे कि एक व्यक्ति को तो आपने डायरेक्ट जिसको पत्र लिखना था उससे आपने लिख दिया, लेकिन ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने उनको पत्र लिखा था। तो इस पत्र के संबंध में और भी जो पदाधिकारी उनको संबंधित सूचना होनी चाहिए, इसलिए हम प्रतिलिपि जो है शासन द्वारा भेजी जाती है, या सुरक्षित रखने के लिए गार्ड फाइल में संरक्षित की जाती है। तो प्रतिलिपि जो है सबसे अंत में भेजी जाती है। और प्रतिलिपि कहाँ लिखते हैं हम? तो जहाँ संलग्नक हमारा खत्म हो रहा है नीचे, वहाँ संलग्नक के नीचे हम प्रतिलिपि को लिखते हैं। प्रतिलिपि लिखने में हमें क्या ध्यान रखना है? इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब हमारा जो है ये हमारा जो है संलग्नक हुआ, यहाँ पे हमने संलग्नक लिखा, ठीक है। अब संलग्नक के बाद हमने लिखा 1, 2, ये हमारा संलग्नक हो गया। यहाँ पे हमने भवदी लिखा था, ठीक, यहाँ पे हमने भवदी लिखा था। अब भवदी के बाद हमने लिखा था हस्ताक्षर, यहाँ हमने लिखा था पद नाम, नाम, और यहाँ पे लिखे से हम सचिव पद नाम। ये हमारा क्या है? यहाँ पत्र हमारा समाप्त हो रहा था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा जो प्रतिलिपि भेजने वाला स्थान कहाँ होगा? तो ठीक संलग्नक के नीचे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिलिपि प्रतिलिपि जो है किस लिए भेजी जाती है, तो ये भी हम समझ लें। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, ये हम ध्यान रखेंगे हमारी जो है इधर न जाए, हमारी जो है ये लाइन जो है इसके नीचे न जाए, उससे पहले ही हम इधर भले 2-3 लाइन में लिख लें कि हमारी लाइन जो है इधर खत्म हो जानी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यानी प्रतिलिपि के 2 सेंस हैं, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप, प्रतिलिपि किस लिए भेजी जा रही है? प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ। अगर मान लीजिए केवल सूचना देने वाली प्रतिलिपि होती तो हम क्या करते?
यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। अब ये आवश्यक कार्रवाई हेतु नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर प्रतिलिपि जो है सूचनार्थ भी हो यानी सूचना भी दे रही हो और साथ में कार्रवाई करने की अपेक्षा भी हो, तब हम लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये हम पूरी लाइन लिखेंगे। अब प्रेषित किनको किनको प्रेषित करनी है, अब हम नीचे कई लोगों को प्रेषित करने से लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, मान लीजिए हमें सचिव, स्वास्थ्य मंत्री। भाई स्वास्थ्य संबंधित हमारा जो मैटर है, पत्र है, तो स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य मंत्री के सचिव को हम भेजेंगे। दूसरा हम किसे भेजेंगे, मान लीजिए हम अगर इस पत्र को भेजना हो तो हम लिख सकते हैं सचिव मुख्यमंत्री। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पे मुख्यमंत्री को जानकारी हो, तो लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री, सचिव मुख्यमंत्री। तीसरा लिख सकते हैं हम, मान लीजिए किसी और को अगर भेजना हो, स्वास्थ्य विभाग को भेजना, हमने भेज दिया। या फिर हम लिख सकते हैं कि अगर ये पत्र जो है वहाँ पे रिकॉर्ड फाइल में रखी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो है प्रतिलिपि जो है गार्ड फाइल एक होती है, या इसको हम कह सकते हैं रिकॉर्ड रजिस्टर, या ऊपर एक रजिस्टर होता है उसमें ये संरक्षित किया जाता है फाइलों को। तो यहाँ लिख सकते हैं कि संचित पुस्तिका में संरक्षित रखने के लिए भी हम दे सकते हैं, संरक्षित रखने हेतु। अब उस संचित पुस्तिका को कौन रखता है उसे भेजेंगे हम, ताकि वो सुरक्षित रख सके। और भी किसी को अगर भेजना हो तो उसके बाद हम 4, 5, 6 तक संख्या बढ़ा सकते हैं। अब ये हमने प्रतिलिपि इनको भेज दिया, ठीक है। अब प्रतिलिपि तो हमने भेज दिया, लेकिन प्रतिलिपि भेजने पे भी हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो प्रतिलिपि आखिर कौन भेज रहा है। प्रतिलिपि या तो ये सचिव महोदय द्वारा भेजी जाए, ठीक है, सचिव महोदय द्वारा प्रतिलिपि भेजी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, भवदीय लिखा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अंत में, यहाँ पे लिखेंगे आज्ञा से। जहाँ आपका भेजना खत्म हो रहा है वहाँ पे लिखेंगे आज्ञा से। किसको हम भेजें, कौन इसको भेज रहा है, अगर सचिव महोदय की ही आज्ञा से भेजी जा रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं वही जो यहाँ लिखे हमने, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हस्ताक्षर सचिव, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर सचिव। अब यहाँ पे नाम भी होगा इनका, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सचिव। लेकिन मान लीजिए सचिव महोदय ने कहा कि ये पत्र जो है वो सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पत्र जो है प्रतिलिपि जो है यहाँ या भेजी प्रेषित की जाए। उन्होंने आदेश दे दिया, अपना काम कर दिए वो। अब इस प्रतिलिपि को लिपिक से संरक्षित टाइप करवा के प्रतिलिपि निकलवा करके उनके नीचे के जो सचिव हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उप सचिव भेजते हैं तो उप सचिव की आज्ञा से हो जाएगा, या इनके जगह पे अगर अनु सचिव हैं तो अनु सचिव लिख सकते हैं। अधिकांशतः तो आप देखे होंगे ये जो हौदी जो पत्र सचिव के माध्यम से लिखे जाते हैं वो उनके नीचे के अधिकारी ही भेजते हैं, उनकी आज्ञा से ही ये पत्र जो है, क्योंकि इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो पत्र भेजने के लिए लिपिकों को तैयार करें, उनसे तैयार करवा के भिजवाएं। तो यहाँ पे अनुसचिव, उप सचिव या विशेष सचिव, यही लोग जो है पत्र को प्रेषित करते हैं, प्रतिलिपि के रूप में इन लोगों को प्रेषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ भवदी न लिखे, हम लिख सकते आज्ञा से, यानी इनकी आज्ञा से ये प्रति जो है इतने लोगों को प्रेषित की जा रही है। तो ये हमारा, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये इस ऊपर के जो अधिकारी होंगे जिनके माध्यम से पत्र लिखा गया है भवदी के रूप में, इनसे बड़ा अधिकारी नीचे कभी भी नहीं हो सकता। यानी प्रतिलिपि हमेशा उनसे जूनियर अधिकारी ही भेजता है, उसकी आगे से भेजे।
इससे ऊपर वाला अधिकारी कभी भी प्रतिलिपि भेजने नहीं आएगा, ये निम्न श्रेणी का काम है उससे। तो हमेशा ये अनुसचिव उप सचिव लोग जो है उन्हीं की आज्ञा से पत्र को प्रेषित किया जाता है, प्रतिलिपि को भेजा जाता है। तो ये हमारा जो है ये सारे पार्ट जो है हमारे पत्र के रूप में पूरे हुए। अब आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ को हमें कहाँ लिखना है, ठीक है। और पत्र में हमें जो है इसका ध्यान रखना है कि पत्र के जो है जो भाग हैं, हर पत्र में उनका अलग अलग स्थान है। जैसे कि अभी अगर हमने ये सरकारी पत्र की बात की, अगर हम अभी जो है कार्यालय ज्ञापन की बात करेंगे तो वहाँ पे पत्र संख्या कहीं और लिखी जाएगी। कार्यालय आदेश की बात करेंगे वहाँ पत्र संख्या कहीं और होगी। अधिसूचना की बात करेंगे वहाँ पत्र संख्या कहीं और लिखी जाएगी, वहाँ पे भवदी न लिखे कुछ और लिखा जाएगा। तो हम आगे आने वाले पत्रों पे बात करेंगे। ये हमने बताया कि एक पत्र के क्या क्या भाग होते हैं। ये सारे भाग उन पत्रों में भी होंगे, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में भी ये पत्र होंगे, ये भाग होंगे, लेकिन उनका स्थान जो है कहीं और होगा, कहीं पे और। ये हमने जो प्रारूप देखा ये हमारा क्या था, ये हमारा सरकारी पत्र के रूप में ये प्रारूप था। तो ये हमने प्रारूप समझ लिया, आलेखन के हमने गुण समझ लिया, और पत्र के कौन कौन जो भाग हैं उनको कहाँ कहाँ लिखना है सरकारी पत्र में, ये हमने समझ लिया। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको कहाँ हमें लिखना है और क्या इसका मतलब होता है लिखने का, या प्रतिलिपि क्या कहलाती है, संलग्नक क्या होता है, कलेवर क्या होता है, प्रेषक, ये सब क्या होते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि अब एक एक पत्रों को हम लेकर के चलेंगे, ताकि अब आपको अगर हम यहाँ पर समझाएं कि संख्या यहाँ लिखेंगे, प्रेषक यहाँ, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि प्रेषक प्रेषिती कहाँ पे होता है, या प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, संलग्नक क्या है। तो ये हमारे जो समझ में आएंगे, इसके बाद हम जो है आसानी से समझ लेंगे। तो अगली क्लास में हम एक एक करें। पहले हम शासकीय पत्र से शुरुआत करेंगे, और शासकीय पत्र के बाद शासकीय पत्र में क्या क्या उसके भाग होते हैं, उनका प्रारूप क्या होता है, उनके लिखने की शैली क्या है, क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी होती है, क्या ध्यान रखा जाता है, या सरकारी पत्र की परिभाषा क्या है, उसका उद्गम स्रोत क्या है, कहाँ किसके माध्यम से भेजा जाता है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।